दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, देर आए पर दुरुस्त आए। दोस्तों, पूरे पेपर का इसमें सॉल्यूशन लेकर आया हूं। पूरा जो आपका पेपर है उसको आप मिलान कर लें, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। साथ में मानचित्र भी है, कौन सा स्थान कहाँ आपने दर्शाया है। तो इसमें मानचित्र है, मानचित्र को भी आप देख लें। और ये पेपर है और इसके आंसर आप मिलान कर लें कि और आप ये बताना है आपको कि पेपर कैसा रहा दोस्तों। और जिसने भी प्ले लिस्ट में जाकर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान क्रैश कोर्स के नाम से जो प्ले लिस्ट थी उसमें अध्ययन किया, उसका उन सभी छात्रों का बहुत बहुत आभार। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो लगभग क्वेश्चन, ज़्यादातर ही नहीं बल्कि लगभग 90 प्लस क्वेश्चन है, 90% प्लस क्वेश्चन उसी प्ले लिस्ट से आए हैं। आप अभी भी मिलान कर सकते हैं उसमें। पहला है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छी तरीके से बताया गया था। दूसरा, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया? दोस्तों, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में 1575 में करवाया और इसलिए करवाया कि सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने धर्मों की शिक्षा का आदान प्रदान वहां करें। इसलिए अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। तीसरा है, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। चौथा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम अनुमान, बिल्कुल आपने सही किया होगा अगर प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा तो, दादा भाई नारोजी ने। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन पर, 1 अप्रैल से कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि, ये सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्लानिंग? नियोजन क्या है? नियोजन के बारे में बहुत अच्छे से आपको उसमें बताया गया था दोस्तों कि वर्तमान जो परिस्थिति होती हैं उसको ध्यान में रखकर और अपने लक्ष्य को, अपने भविष्य के लक्ष्य को टारगेट करते हुए एक रूपरेखा, आपके भविष्य के बारे में एक रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है? नियोजन। अरे, हम किसी चीज का प्लान करते हैं पहले से कि हम ये काम करेंगे, तो भविष्य को टारगेट करते हुए या भविष्य के लक्ष्य को टारगेट करते हुए हम जो योजना बनाते हैं, जो सोचते हैं, वही प्लानिंग है। कैसे लिखना था? वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो आवश्यक क्रियाकलाप किए जाते हैं वो ही नियोजन है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। 8 का क्वेश्चन देखें। मुद्रास्फीति, बार बार मुद्रा क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, मैंने बताया था। अब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए कोई मौद्रिक उपाय आपको बताने हैं, तो इसको आपको किस प्रकार से लिखना था? इसमें देखो, एक तो करना था रोजगार का सृजन करना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि अगर रोजगार को हम बढ़ावा देंगे तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। तो और इससे आपको एक पॉइंट में लिखें तो रोजगार का सृजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। भारत में गरीबी के आर्थिक कारण किस प्रकार से? देखो, भारत में गरीबी के कई कारण हैं, लेकिन आर्थिक कारण में मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है शिक्षा की कमी, और शिक्षा से जुड़ा हुआ है जब अशिक्षित होते हैं तो जनसंख्या वृद्धि होती है, तो दूसरा कारण हो गया जनसंख्या में वृद्धि। तीसरा है, छिपी हुई या परछन बेरोजगारी। बहुत साफ साफ मैं उदाहरण के माध्यम से बताता था कि कोई व्यक्ति, 3 व्यक्तियों का काम है, 6 व्यक्ति उस खेत में लगे हुए हैं, बार बार हर जगह मैं उदाहरण देकर बताता था। ये 3 व्यक्ति अगर हटा भी लिए जाएं तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन इतना ही होना है। अगर ये उसमें लग भी गए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 3 ही लोगों का काम है। तो ये 3 लोग तो बिल्कुल छुपे हुए हैं और ये बेरोजगार हैं, ऐसे फालतू में ये लगे हुए हैं।
तो वो बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती है उसे क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप भारत का नागरिक हो, दूसरी आपकी 25 वर्ष उम्र हो, तीसरे कि आप किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, आप पागल न हो। 12वां क्वेश्चन आप देखें, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं चार जल परियोजनाओं के नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं। उनमें से आपको लिखना था भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, टिहरी परियोजना, कोई भी लिख सकते थे। व्यापारिक फसलें क्या है, कोई 2 व्यापारिक फसलों के आपको नाम बताना है। दोस्तों व्यापारिक या व्यवसायिक फसल जिससे व्यवसाय होता है वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फसल हैं आपको लिखना था। चाय, कहवा, रबड़, मसाला, कपास, कुछ भी आप लिख सकते थे। धात्विक खनिज क्या है, लोह धातु खनिजों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे धातु खनिज या धात्विक खनिज कहा जाता है। और देखो लोह धातु की उपस्थिति और धातु के बहुमत के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे ऐश और कोबाल्ट, इसमें टीन, तांबा आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है। इसके पक्ष में 2 कारण स्पष्ट करने हैं। क्या कारण है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है। दोस्तों ये इसका आपका उत्तर था कि वाकई सूती वस्त्र उद्योग भारत में संकट में है। इसके 2 कारण, पहला कच्चा माल की प्रचुर मात्रा नहीं है या कच्चे माल की उपलब्धता नहीं, दूसरी यहाँ पर पुरानी मशीनें हैं, पुराने कल कारखाने हैं, तो ऐसे में उत्पादन से ज़्यादा लागत हो रही है कि उत्पादन कम और लागत ज़्यादा हो रही है, इसलिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग है वो संकट में है। दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, लास्ट तक आपको मानचित्र भी बताया जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। ध्यान रखना, जनसंख्या नीति 2000 एक होती है शिक्षा नीति, ये नहीं है। आपको पूछा गया जनसंख्या नीति 2000 क्या है। जनसंख्या नीति 2000 का इसका मतलब है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए 15 फरवरी 2000 को, दोस्तों कब, 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इसमें यह कहा गया कि आपको परिवार नियोजन रखना है, नियंत्रित रखना है, जनसंख्या पर अंकुश लगाना है। 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति लागू की गई। स्वर्णिम चतुर्भुज आपका महाराज मार्ग की व्याख्या कीजिए। ये किस प्रकार से आपको करना था। ये शुरू कब होता है दोस्तों, 2001 में जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उसके समय ये शुरू होता है। और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देखो, ये स्वर्णिम चतुर्भुज 4 जो मुख्य नगर हैं उनको मिलाता है। कौन कौन से हैं वो, उनमें से आपके हैं देखो दिल्ली आपके कोलकाता, और कौन कौन से हैं, चेन्नई और दिल्ली कोलकाता चेन्नई दिल्ली, इस प्रकार से ये चौकोर में मिलता है। तो इसे आप कैसे लिखोगे, देखो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग दे रखा है, ये आपके दिल्ली कोलकाता चेन्नई फिर दिल्ली को मिलाता है। और ये 6 लेन वाली है, कितने, 6 लेन वाली एक सड़क परियोजना है जिसकी लंबाई है दोस्तों 5840। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना था। नेक्स्ट है 18 का क्वेश्चन देखें, सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए आपको 4 उपाय सुझाने हैं। तो क्या लिखना है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, नशे में गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, दोपहिया वाहन चलाते समय आपके क्या करना है, हेलमेट का प्रयोग करना है, यातायात नियम या ट्रैफिक नियमों का दोस्तों पालन करना है। इस प्रकार से आपको ये करना था। 19 का क्वेश्चन देखें कि स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में 2 तर्क दीजिए। वो इसलिए सुधर रही है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत के गांवों को निर्मल ग्राम बनाने की योजना तैयार की जा रही है। निर्मल गांव, जो सबसे ज़्यादा गांव स्वच्छ होगा तो वो निर्मल गांव कहा जाएगा। तो इस होड़ में भारत के गांवों के लोग हैं वो अपने गांवों में जागरूकता फैलाकर, सफाई अभियान फैलाकर
और वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों की स्थिति सुधार रहे हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। बार बार मैंने इसको बताया, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देखें गुप्त काल के, इसमें देखो कई प्रकार की उपलब्धियां हैं। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में जैसे कि उस समय का गणितज्ञ था आर्यभट्ट, इसने गणित का विकास किया, और जो आपका दशमलव प्रणाली सिस्टम है वो भी आर्यभट्ट की देन है। तो ये सांस्कृतिक उपलब्धियां किसकी है, आर्यभट्ट की है। कई मंदिरों का निर्माण हुआ वहाँ पर, और कई मूर्तिकला का विकास। देखो मूर्तिकला के विकास में आपको क्या लिखना है कि विष्णु अवतार की जो मूर्तियां हैं वो आज भी प्रसिद्ध हैं। चित्रकला में विहार के, बौद्ध धर्म के विहार के, चैत्य के, स्तूप के चित्र बनाए गए। साहित्य के क्षेत्र में उस समय कालिदास थे जिसने मेघदूत और कई रचनाएं लिखी। शूद्रक का मर्कटिकम है। इस प्रकार से इन सभी के बारे में आपको सांस्कृतिक उपलब्धियों में लिखना था। बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है? देखो बाबर ने भारत में कौन कौन से युद्ध किए दोस्तों? पहला जहां से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है वो था 21 अप्रैल 1526 को। आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था 21 अप्रैल 1526 को। इसमें बाबर जीतता है। पहला युद्ध आपको यह लिखना था। 1527 में खानवा का युद्ध था, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें बाबर जीतता है। दूसरा ये लिखना था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को होता है दोस्तों। ये मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इसमें भी बाबर जीतता है। और चौथा युद्ध होता है वो 1529 में होता है। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध होता है दोस्तों। और ये एक तरफ बंगाल और बिहार के अफगान थे, दूसरी तरफ कौन था दोस्तों? बाबर था। इसमें बाबर जीतता है। नेक्स्ट हमारा 22वां क्वेश्चन देखें। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी? किन्हीं 4 के उल्लेख करने हैं। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं, यदि प्ले लिस्ट पढ़ी तो आप ये जरूर सही करके आए होंगे कि जर्मनी के एकीकरण में देखो आंतरिक मुद्दों में आपके ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ये ऑस्ट्रिया था, ये जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। ये आंतरिक हस्तक्षेप कर रहा था। और आपका दूसरा कारण था कि जर्मनी में आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक मतभेद थे, लोग एकजुट नहीं थे। तीसरा कारण था कि अधिकांश राज्यों में असमर्थ सैन्य शक्ति थी। जर्मनी के अधिकांश राज्य थे उनमें सेना अच्छी नहीं थी। और चौथा सबसे अच्छा कारण है जर्मनी, दक्षिणी जर्मनी के राज्यों में पोप का प्रभाव था, इसलिए वो पोप लोग थे जर्मनी को एकीकृत नहीं करने दे रहे थे। ये जर्मनी के एकीकरण में बाधा है। नेक्स्ट है लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। इस कथन के पक्ष में लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का आपको वर्णन करना है। कैसे करोगे कि लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आधुनिक समय में लोकतंत्र न केवल सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है बल्कि ये कुशल प्रशासन का भी आपका लोकप्रिय रूप है। ये अपने आप में सिद्ध या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता का शासन करता है। ये अपने आप में सिद्ध या निर्वाचित, जैसे कि हम किसी को निर्वाचित करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, ये एक है तो श्रेष्ठ शासन ही, क्योंकि जनता का शासन है। और इस कथन के पक्ष में किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के 2 गुणों का वर्णन में आप कह सकते हो कि इससे कार्य कुशलता बढ़ती है, देशभक्ति की शिक्षा मिलती है, सार्वजनिक के हित में वृद्धि होती है और क्रांति से सुरक्षा मिलती है, इससे क्रांति नहीं होती। 24 का क्वेश्चन देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने की कोई 4 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार से, विशेषता क्या है? क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम है, जीवन स्तर बहुत ही निम्न है, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, पिछड़ी तकनीक है और कृषि पर भारतीय लोगों की ज़्यादा निर्भरता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों पर संक्षेप में यह अथवा में था। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। बहुत अच्छे तरीके से प्ले लिस्ट में मैंने बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है कि वस्तु या सेवा का मुद्रा अथवा अन्य किसी वस्तु या सेवा के बदले में आदान प्रदान करना। देखो वस्तु या सेवा, मैंने एक पार्ले-जी बिस्किट वाला उदाहरण लेकर एक किसी मॉडल पेपर में भी बताया था कि देखो वस्तु या सेवा का मुद्रा
अथवा अन्य किसी वस्तु या सेवा के बदले आदान प्रदान करना। मैंने बताया था कि एक तरफ पार्ले जी बिस्किट है तो ये वस्तु, ये मुद्रा के माध्यम से ही हम इसके सेवा का या इसके कितने रुपए की है इसका आंकलन करते हैं और मुद्रा के माध्यम से इसका आदान प्रदान करते हैं, वस्तु का विनिमय करते हैं। तो यही वस्तु या सेवा का मुद्रा अथवा अन्य किसी वस्तु या सेवा के बदले में आदान प्रदान करना दोस्तों क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। नेक्स्ट हमारा देखें कि सवाल था कि आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त है। कोई 4 उल्लेख करना है कि उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, ये आपको बताने थे। सीकर किसान आंदोलन, देखो वही प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां से जाकर इनके कोई बच भी जाता है तो उनको पढ़ लेना। उसके बाद हम मानचित्र को देखते हैं दोस्तों। मानचित्र को आप देखें, आपको पूछा गया था बोकारो, क्या पूछा गया था, बोकारो। तो बोकारो ये झारखंड में, यहाँ आपको दर्शाना था। उसके बाद में आपको जो आपके हीराकुंड परियोजना के बारे में बताया गया था। तो ये आपके हीराकुंड परियोजना दोस्तों उड़ीसा और झारखंड के बीच में है, तो आप उड़ीसा में भी दर्शा सकते हो और यहाँ भी दर्शा सकते हो। ये आपके हो गई हीराकुंड परियोजना। फिर आपका विशाखापट्टनम पूछा गया था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहाँ आपको दर्शाना था। तूतीकोरिन आपको बताना था, ये तमिलनाडु में है, ये आपका तमिलनाडु है। यहाँ थोड़ा सा देखो ध्यान रखने की बात है, कपास क्षेत्र कहाँ है ये हमें पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा कपास वो महाराष्ट्र में होता है, तो आप यहाँ उसे दर्शा सकते थे, कपास क्षेत्र को आपका सही हो जाता। इस प्रकार से अगर इससे मिलता जुलता भी आपने किया तो आपका सही है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आपका पूरा पेपर सोल्व करवा दिया। और अगर कोई क्वेश्चन रह भी गया है तो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान क्रैश कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाओ और वहाँ से आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।